जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर दोस्तों और आपके यूपीएसआई एएसआई सबके एग्जाम लगे हैं, जिसमें दोस्तों एक पार्ट जीएस का आता है स्टैटिक जीके। तो उसकी क्लासेस हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा होगा मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि साथियों आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये वाले जो पोर्शन है आपका जैसे सामान्य जीके में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे पर्यावरण नगरीकरण हो गया, आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति हो गई, पुलिस प्रशासन हो गया, उत्तर प्रदेश राजस्व हो गया, मतलब ये स्टैटिक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो ये वाली स्टैटिक वाली चीज़ें हैं दोस्तों, इनकी हम क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं और इनको दोस्तों हमने पढ़ाया। एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया दोस्तों, उस पर जाइए आप। तो प्लेलिस्ट का नाम क्या है दोस्तों? आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, इसमें सारे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपके लिए यूपी स्पेशल का एक हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाया, इसमें यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। और साथियों अगर आप हिंदी संपूर्ण पढ़ना चाहते हो दोस्तों, इस वाले से हिंदी पढ़ लीजिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी। ठीक है, अब देखिए बहुत सी बात आती है दोस्तों कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो इन टॉपिक में से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे साथियों क्या है, मानवाधिकार है। तो देखिए इन सभी स्टैटिक जीके वाले पोर्शन के दोस्तों जो भी टॉपिक हैं, इन सब का दोस्तों पीडीएफ आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। कितने रुपए में? 50 रुपये में आपको दे दूंगा। कैसे मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये है आपका स्टैटिक जी के टॉपिक। देखिए ये सारे टॉपिक होंगे इसमें दोस्तों। साइबर क्राइम और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सारे टॉपिक आपको मात्र दोस्तों कितने रुपए में? 50 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ पर जा करके ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही दिख जाएगा। या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पे दोस्तों मैसेज करके दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये दोस्तों इस ई बुक को हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप दोस्तों ज्ञान आरबीएल पे जाकर के भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों ये हमारी यूपी स्पेशल की ई बुक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो दोस्तों ले सकते हैं इसको भी दोस्तों उसी तरीके से इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर दोस्तों। या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे ऐप पर जा करके देखिए, आप हमारे ऐप पर जाते दोस्तों तो देखिए ये मिल जाएगा। देखिए पहला है दोस्तों साइंस बैच, आपको बता दें रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर। देखिए हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर जो रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा दोस्तों, उसके लिए मात्र 149 रुपये मैंने साइंस की क्लासेस दी हुई हैं दोस्तों। इसका प्राइस 199, मगर दोस्तों अभी 149 इसका ऑफर चल रहा है। इसका दोस्तों हमारा कनिष्ठ सहायक का बैच है दोस्तों, मात्र 399 रुपये में, जिसमें दोस्तों 2 टीचर खुद ही आपको जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे, संजीव सर और संदीप सर। ठीक है, और साथियों ये है हमारा ई बुक है, आपको पता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का ले सकते हैं। और दोस्तों समर्पण बैच ये दोस्तों आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों, असिस्टेंट और हेड ऑपरेटर के लिए दोस्तों संपूर्ण दोस्तों बैच होगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें मैथ और रीजनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हमारी अगर चाहते हो दोस्तों मात्र 150 रुपये में आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज हमारी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दोस्तों, आपको जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेंगी, यूपी पुलिस की मिलेंगी, यूपी एसआई की मिलेंगे, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, एसएससी जीडी और पेट, इन सभी यानी 8 एग्जाम्स के दोस्तों मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा मात्र 150 रुपये में। तो जाइए दोस्तों हमारे चैनल को विजिट करिए, हमारे ऐप पे दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, और लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा। चलिए दोस्तों थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मानवाधिकार पढ़ते हैं। मानवाधिकार क्या होता है, जिसको हम ह्यूमन राइट कहते हैं। ह्यूमन देखिए मानवाधिकार, देखिए मानवाधिकार, मानवा किससे बना? मानव प्लस अधिकार, दो शब्दों से मिलकर बना है। जहां पर मानव मतलब कहता है मनुष्य, अधिकार मतलब होता है दोस्तों अधिकार। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि मानवाधिकार का तात्पर्य क्या होता है तो आपको बता दें, ऐसे अधिकारों से जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते, केवल और केवल दोस्तों अगर आप मनुष्य हैं तो आपको वो अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसा आपको पता है दोस्तों, देखिए यद्यपि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मानवाधिकार, जैसे दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में मानव के अधिकारों के लिए दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, जिन्हें हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं ना, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए यद्यपि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में दोस्तों मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 में, जो कि हमारे अमेरिका से लिए गए ना, वो चीजें हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जिसे दोस्तों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का संरक्षण भी प्राप्त है। अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, परंतु साथियों वर्ष 1948 में घोषित, ठीक है, वर्ष 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है। ठीक है, जो किसी राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे, यानी जो मानवाधिकार होता है, देखिए जो ये आपका है संविधान, ये देखिए आपके केवल देश के नागरिकों के लिए है, मगर दोस्तों जो मानवाधिकार ना, उसका दोस्तों
अत्यंत व्यापक, बहुत दूर तक फैला, ये किसी राष्ट्र या राज्य तक ही सीमित नहीं दोस्तों, परंतु दोस्तों ये पूरे विश्व तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी सीधी बात करूं कि आपके जो मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, समझिएगा। मानवाधिकार जो होते हैं किसी भी मानव जाति को प्राप्त होंगे, सबको प्राप्त होंगे, कोई भी मानव जाति है दोस्तों उसे मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि दोस्तों मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होते हैं, उसी देश के नागरिकों को ही, है ना, उस देश के नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। या दोस्तों कभी कभी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि मानवाधिकार दोस्तों पूरी मानव जाति के लिए होते हैं, जबकि दोस्तों मौलिक अधिकार कुछ विशेष लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों क्या हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो ये समझ गए कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, और दोस्तों राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई। जैसे आपको पता है कि एक केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, और दोस्तों उसके नीचे क्या होते हैं, हर एक राज्य में दोस्तों, ठीक है, हाई कोर्ट भी होते हैं ना। उसी प्रकार दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्यों में दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की भी बात की गई है, गठन किया गया है। तो इन सभी चीजों पे हम पहले बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, और राज्य मानवाधिकार क्या है। सभी पहलुओं पे हम बिल्कुल अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मानवाधिकारों का अगर हम इतिहास की बात कर लें तो समझिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा। समझिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की तीसरी बैठक होती है। देखिए याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा तीसरी बैठक, जो संयुक्त राष्ट्र सभा की दोस्तों आम सभा की तीसरी बैठक होती, कब होती है, 10 दिसंबर 1948 को। कहां होती है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों। वहीं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाती है दोस्तों, इसको पेरिस संधि भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कब दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है। और दोस्तों इसीलिए समझिएगा, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दोस्तों हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पुलिस के पेपर में, कई बार दोस्तों हर एक पेपर में आपका पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता दोस्तों, तो 10 दिसंबर को। क्यों मनाया था, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिसंबर 1948 दोस्तों फ्रांस के पेरिस में एक संधि हुई थी मानवाधिकार को लेकर के। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को हम मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कुछ अधिकार देना। ठीक है, और दोस्तों इस बैठक में कुल 58 देशों ने भाग लिया था। किसने, कुल 58 देशों ने भाग लिया था। और दोस्तों इस बैठक के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इलेनोर रूजवेल्ट थे। और ड्राफ्ट को तैयार किसने किया था, तो जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहां से दोस्तों आपके लिए ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। कहां पे दोस्तों संधि होती है, तो पेरिस में दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको पेरिस संधि भी कह देते हैं। ठीक है, और ये वाला दोस्तों 10 दिसंबर, ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई, तो 12 अक्टूबर 1993 को। किसके द्वारा, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है कि भैया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है, तो 12 अक्टूबर 1993 में। किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे फिर से दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें क्या होता है इसमें, तो देखिए यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार हो गया,
स्वतंत्रता का अधिकार होगा और समानता के अधिकार आदि की रक्षा करता। वैसे इसके अभी कार्य हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बस यहाँ से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुलिस में यूपीएसआई में पूछा गया। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र जी थे। और दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी, AK मिश्रा जी अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्र। दोस्तों दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, अभी दोस्तों संशोधन 2019 में किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम होता है उसमें संशोधन किया गया था, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, इसमें क्या संशोधन हुआ तो बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया। ठीक है, यह बिल दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करता। देखिए हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है दोस्तों वो किसके द्वारा गठित हुआ, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा। तो इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, तो याद रखिएगा कि देखिए जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है ना, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या दोस्तों या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पद पे रहा हो न्यायाधीश हो। समझिए इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि जैसे हमारे अभी वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें दोस्तों 33+1 जज होते हैं ना, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो पहले क्या था दोस्तों, केवल एक मुख्य न्यायाधीश जो होता था ना, यही रिटायरमेंट के बाद दोस्तों मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। मगर साथियों अब क्या कर दिएगा, अब कोई भी बन सकता है, मतलब ये 33 में से कोई भी ये भी बन सकते हैं और ये तो बन ही सकता है पहले से ना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या फिर दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों उसका मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर दोस्तों अन्य न्यायाधीश भी अब अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी जो 33+1 यानी 34 के 34 दोस्तों रिटायरमेंट के बाद दोस्तों इसके अध्यक्ष बन सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। और दूसरा दोस्तों इनका कार्यकाल भी में संशोधन किया गया। आपको बता दें कि पहले इनका कार्यकाल क्या था, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए। देखिए मान लिया साथियों कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों किस 68 साल की उम्र में दोस्तों बना है, ठीक है, वो अध्यक्ष 68 साल की उम्र बना है, तो दोस्तों वो केवल 2 साल ही कार्यकाल कर पाएगा पूरा। क्यों, क्योंकि वो 70 साल का हो गया। अब कोई व्यक्ति मान लिया दोस्तों 62 में हो गया दोस्तों, तो वो 5 साल तक ही उस पे बना रहेगा, मतलब जो पहले हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये पहले था। मगर दोस्तों अब आपसे पूछेगा कि दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल या फिर सदस्यों का कार्यकाल कितना है, अब आप बताएंगे 3 वर्ष या 70 साल। पहले 5 वर्ष दोस्तों, इसको संशोधन करके 3 वर्ष या 70 साल कर दिया गया। अब आपसे पूछता कोई कार्यकाल कितना होगा, तो आप बताएंगे 3 वर्ष या 70 साल दोस्तों, जो पहले हो गया। ये 70 है ना, ये तो 3 वर्ष तक कार्यकाल चलेगा, या फिर अगर 70 साल हो गए दोस्तों 70 साल तक जो पहले हो जाएगा वहीं तक ये मान्य होगा। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ थोड़ा सा, आप समझिएगा। मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति 68 साल की उम्र में बनता है सदस्य, तो दोस्तों केवल 2 साल ही कार्यकाल रह पाएगा। ठीक, क्योंकि वो 70 साल का हो जाएगा 2 साल बाद। अगर दोस्तों 67 साल में बना फिर तो 3 साल, 67 साल से कम का होगा 3 साल तक वो इस पद पे बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनकी संरचना बात कर लें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने लोग होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, तो आपको बताते हैं। पहला होता दोस्तों एक अध्यक्ष होगा, जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश। हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर दोस्तों न्यायाधीश रहा हो, यानी कि 33 और +1 न्यायाधीश होते ना सुप्रीम कोर्ट में, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई भी दोस्तों अब अध्यक्ष बन सकता है। और दोस्तों इसमें 5 सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं। उनमें देखिए 5 सदस्य कौन कौन से आएंगे। देखिए एक जो पहला सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है दोस्तों। यानी ये जो होगा, जो सदस्य होगा दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका दोस्तों न्यायाधीश होना चाहिए, है ना। और दूसरा सदस्य क्या होना चाहिए दोस्तों, हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा दोस्तों सदस्य होगा वो दोस्तों मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी रखता है, जो दोस्तों तीसरा सदस्य होगा। और चौथा सदस्य होगा, देखिए 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको दोस्तों मानवाधिकार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी।
2 सदस्य हो गए। और तीसरा सदस्य जो होगा दोस्तों, उसको भी मानवाधिकार आयोग के बारे में अच्छी जानकारी हो, मानवाधिकारों के बारे में दोस्तों अच्छी जानकारी हो, मगर दोस्तों वो महिला हो, यानी 5 सदस्यों में से कम 1 महिला जरूर होगी। ठीक है, तो ये चीज आप रखेंगे। देखिए 5 सदस्य होंगे, एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आएगा, एक हाई कोर्ट से आएगा, और दोस्तों 3 ऐसे होंगे जिनको दोस्तों मानवाधिकार के बारे में अच्छा जानकारी होगा, कार्य अनुभव होगा, उसमें कार्य किया होगा, मगर उनमें से 3 में से एक क्या होगी, महिला होगी। और दोस्तों कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे दोस्तों पदेन सदस्य क्या होता है, जो पद पे रहे हो, कहीं भी पद पे वर्तमान में रह रहे हो, ठीक है, पद पे चल रहे हो। देखिए तो पदेन सदस्यों में क्या होगा, एक दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष होगा, और इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, और दोस्तों महिला आयोग, ये देखिए 4 आपको समझ में आए, एससी आयोग का अध्यक्ष है ना, एसटी आयोग का अध्यक्ष और ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, उसके अलावा महिला आयोग का अध्यक्ष, यानी कि 4 ऐसे पदेन सदस्य हो गए। और उसके अलावा दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, और दोस्तों ये हो गए। अब देखिए कौन कौन हो गए, एक बार दोबारा देखिए। पहली चीज, एक क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्ग का अध्यक्ष। दोस्तों अल्पसंख्यक आप जानते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, है ना, जिनकी संख्या कमी है। ठीक है, तो देखिएगा पदेन सदस्य में क्या होंगे, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा। दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग का अध्यक्ष होगा। और दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का यानी एसटी का आयोग अध्यक्ष होगा। चौथा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा। और पांचवा दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष होगा। और दोस्तों अगला विकलांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त होगा दोस्तों। और जो एक और होता है दोस्तों विशेष आमंत्रित सदस्य, याद रखेगा, एक विशेष आमंत्रित सदस्य होता है दोस्तों, ये कहां लाया जाता है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त को लाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए एक बार देखिए पदेन में क्या क्या होगा, एससी है ना, एससी एसटी और दोस्तों ओबीसी है ना, इसके अलावा महिला और अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त ये होंगे दोस्तों। ठीक है, और एक विशेष आमंत्रित सदस्य जो होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का मुख्य आयुक्त होगा। ठीक है, तो ये चीज आप दोबारा देख लेते हैं। पहला दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों होगा, दूसरा दोस्तों हाई कोर्ट से आएगा, और 3 दोस्तों मानवाधिकार संबंधी जानकारी होंगे जो सदस्य होते हैं 5 में से, और उनमें से एक महिला होगी। जब पदेन सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, पदेन सदस्य में से दोस्तों एक अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, और पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष होगा, और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय विशेष आमंत्रित सदस्य होता है राष्ट्रीय बाल विकास सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है यानी वो कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही बनेगा। यानी ये आपका पुलिस यूपीएससी में पूछा गया, तो आपसे पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी। दोस्तों आपको बता देना, सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर आपका अन्य न्यायाधीश भी रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके दिमाग में आएगा सर कि जो ये होते ना, जो ये सदस्य हमने दिखाए कौन से, ये जो पूरे सदस्य दिखाए कि भैया ये सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है और 5 सदस्य हैं और उसके बाद पदेन सदस्य हैं और आमंत्रित सदस्य, इनको नियुक्ति कौन करेगा। तो भैया आपको बता दें कि अध्यक्ष, देखिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। यानी दोस्तों एक समिति बनाई जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों अध्यक्षता में, और उसमें 6 सदस्य होंगे। वो जो सिफारिश करते हैं उन सिफारिश के जरिए दोस्तों राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करे। कौन कौन होंगे इस 6 सदस्यीय टीम में, तो आपको बता दें इस समिति में कौन कौन होगा। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा के उपसभापति, समझिएगा राज्यसभा के उपसभापति, और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा का विपक्षी दल का नेता और राज्यसभा के विपक्षी दल का नेता, और गृह मंत्री होंगे। ठीक है, ये 6 सदस्यीय टीम हो गई। अब देखो समझिएगा, अब ये लोग चुनेंगे कि किसको सदस्य बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, और राष्ट्रपति को दे देंगे और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देगा, समझिएगा। तथा राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। समझ गए कौन करेगा। देखिए आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, आप बताएंगे राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सहायता से, तो आप बताएंगे 6 सदस्यीय टीम जो होती समिति होती दोस्तों। अब पूरे 6 सदस्यीय टीम में दोस्तों कौन कौन होगा, तो पहली चीज प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा के सभापति, ठीक है, और चौथा दोस्तों लोकसभा के विपक्षी दल
और फिर राज्यसभा के विपक्षी दल और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो 6 सदस्यीय टीम होगी जो जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री इसकी लीड करेंगे। ठीक, यानी टोटल प्रधानमंत्री मिला के 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके जिसको ये बोलते हैं दोस्तों उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। और बताते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। हम पहले भी बता चुके दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दें दोस्तों कि जो ये सदस्य होते हैं ना, इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। देखिए आपको पता है जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है ना, वैसे दोस्तों इस आयोग का अध्यक्ष भी दोबारा, तिबारा, चौबारा जितनी बार मन हो दोस्तों वो नियुक्त किया जा सकता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। ठीक है, अब देखिए इन्हें हटाया कैसे जाएगा, तो आप समझिएगा कि इन्हें समय से पूर्व तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है। यानी जब इन पे लगाया जाएगा तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या होंगे, उसकी जांच करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है, याद रख लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2016 में परिवर्तन किया गया था। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले का है, इसे आपको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब कार्य देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां देख लें तो मैं आपको बता दूं, अगर कार्य और शक्तियां आप देखना चाहते हैं तो भाई याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 में जो आया था के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां भी धारण करता है। यानी सिविल न्यायालय की जो शक्तियां होती है दोस्तों वो भी धारण करता है, किसके तहत, तो लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वो मानवाधिकार आयोगों के, ठीक, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता। अगर दोस्तों किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ दोस्तों उसकी जांच कर सकता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे दोस्तों सैन्य शासन लगा दिया था दोस्तों, उसके लिए मानवाधिकार आयोग वाले पीछे पड़ जाते हैं। किसी सैनिक ने किसी को मार दिया दोस्तों, ठीक है, सुरक्षा चलते तब भी दोस्तों उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे कई सारे केस आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में कि कोई दोस्तों आतंकवादी उसको मार दिया, उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें दोस्तों इनके हद से दोस्तों अलग से होती हैं, जो कि किसी आतंकवादी का भी ये सपोर्ट करने लगते हैं कभी कभार। देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों किसी के मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। ठीक है, अब देखिए और क्या कर सकते हैं ये, तो देखिए आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। देखिए आयोग जो है ना ये किसी भी जेल में, भारत के किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल के बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण और उनमें सुधार के सुझाव दे सकते हैं। मान लो दोस्तों किसी जेल में चले गए और वहां देखा वहां खाना सही नहीं मिल रहा, या फिर उनके रहने की व्यवस्था सही नहीं है, या फिर दोस्तों उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है दोस्तों, तो उसका निरीक्षण कर सकता है और उनको आदेश भी दे सकता है, इसको सुधार करिए, नहीं तो दोस्तों एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी पावर होती है मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में। ठीक है, अब समझिए और क्या है, यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी करते हैं कि दोस्तों जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार दोस्तों वो मानवाधिकारों के उल्लंघन ना करे, है ना, ऐसा कोई कानून ना लाए या फिर ऐसी कोई काम ना करे जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन हो जाए। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि लोग देखिए देश में लोगों के मध्य मानवाधिकारों संबंधित जागरूकता फैलाना। दोस्तों ये क्या करते हैं कि अपने मानवाधिकारों को पहचानिए, लोगों के बीच दोस्तों कैंपेन चलाते हैं, है ना, जागरूकता चलाते हैं कि भैया आप समझिए आपके अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है आपके, है ना, तो ये जागरूक भी करते हैं लोगों को, जो कि बहुत अच्छा चीज है ना, क्योंकि लोगों को जागरूक करते हैं। और दोस्तों न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के मामलों में हस्तक्षेप करना। तो ये कुछ ऐसे जो कानून होते हैं दोस्तों समझिएगा, कुछ ऐसे केस चल रहे होते हैं दोस्तों जो बहुत समय से पड़े, जैसे समझिए कोई केस चल रहा दोस्तों और बहुत समय से दोस्तों से सुनवाई नहीं, कोई व्यक्ति ने गुनाह किया या नहीं किया और जेल में पिस रहा है ना दोस्तों, उनकी भी मांग करते जल्दी इसको सुनाइए और इसको खत्म करिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन को भी प्रोत्साहन देता। देखिए और भी देखिए जरूरी नहीं कि मानवाधिकार ही ऐसे काम करे, और संगठन भी हैं दोस्तों। ठीक है, और एनजीओ हैं दोस्तों जो काम करती है मानवाधिकारों के लिए। ठीक है, मानव के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, तो उनको प्रोत्साहन करना। अगला है कि मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा तथा उनके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना। जो दोस्तों मानवाधिकार संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं उनको लागू करवाना कि इनको भैया लागू करिए, इनकी सिफारिश करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इनके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार। मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति को फालतू दोस्तों प्रताड़ित किया गया कुछ दिन तक, ठीक है, और दोस्तों मानवाधिकार में गलत पाया गया दोस्तों, ये फिर क्या करते हैं सरकार से कहते हैं भैया इसकी हर्जाना भी दीजिए, इसको हर्जाना दीजिए, मुआवजा दीजिए ना, इसको परेशान किया गया, इसकी हर्जाना और मुआवजा भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए और क्या होता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा
चाहता है। दोस्तों ये हो गया मानवाधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, अब दोस्तों आपको राज्य मानवाधिकार के बारे में बता दूं। ठीक है, राज्य में भी जैसे आपने बताया था कि एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि पूरे देश के लिए होता है, एक होता है दोस्तों हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हर राज्य में होते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं संविधान में। ठीक है, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं दोस्तों। उसी प्रकार से एक देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और दोस्तों हर राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे। तो वो चीजें बता रहा हूं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखते हैं कुछ चीजें। जैसे दोस्तों अब तक देश में 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। यानी लगभग अभी दोस्तों 26 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर रखी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि ये केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले दोस्तों अधिकारों में ये चीजें नहीं, मतलब इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, केवल और केवल राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ठीक है, हमने बताया था ना संविधान में कि दोस्तों 7वीं अनुसूची में दी गई 3 प्रकार की शक्तियां, 3 प्रकार की सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। ठीक है, अब इनके बारे में बता दें कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है दोस्तों एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। आपको बता दें कि जो इसका अध्यक्ष होगा दोस्तों वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या दोस्तों, ठीक है, या एक न्यायाधीश तथा सदस्य दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त के रूप में कार्यरत न्यायाधीश होता है। ठीक है, समझ गए ना कि मतलब इसका भी दोस्तों वही सिस्टम है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है, तो वो आपके जो इसके अध्यक्ष है वो बन सकते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों सदस्य जो होंगे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायाधीश होंगे, मतलब वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता। देखिए जो आपका अध्यक्ष है, अध्यक्ष दोस्तों कोई भी बन सकता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, देखिए आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या एक अन्य न्यायाधीश कोई भी बन सकता है। मगर दोस्तों जो अन्य सदस्य होते हैं 2 ये सदस्य होंगे, ये केवल और केवल दोस्तों न्यायाधीश होंगे, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश, समझिएगा इसके अलावा क्या है, राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 साल का अनुभव हो या कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष दोस्तों अनुभव हो, उसे इस आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। दोस्तों समझिएगा, कोई जिला न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश है जिसने 7 साल काम किया है, या फिर दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मानवाधिकार के बारे में विशेष अनुभव दोस्तों, उसे भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राज्य आयोग का अध्यक्ष दोस्तों बनाया जा सकता है। अब आपको बता दें इसकी नियुक्ति कौन करेगा। देखिए वहां पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे। 6 सदस्यीय कमेटी होती थी उनकी सिफारिश पर। यहाँ क्या होगा, इस आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करते दोस्तों। एक समिति यहां भी बनेगी और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे। परंतु दोस्तों और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ना, सॉरी समझिएगा, जो इस आयोग के यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, इनको हटाए कौन, तो केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। देखिए राज्यपाल केवल इनकी नियुक्ति कर सकता है, मगर हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होगी। अब देखिए जो समिति बनेगी उसका दोस्तों प्रमुख कौन होगा, राज्य का मुख्यमंत्री, जो दोस्तों नाम सिफारिश करेगा कि इसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिए। दोस्तों उस समिति का मुख्य कौन होगा, मुख्यमंत्री। जैसे वहां पे प्रधानमंत्री होता था, यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन होगा इस समिति में, तो आपको बता दें कि इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष होगा और राज्य का गृह मंत्री तथा राज्य विधानसभा के विपक्ष दल का नेता होते हैं। और इनका भी दोस्तों कार्यकाल क्या होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। जैसा दोस्तों देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है, वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का भी कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष ही होता है। और आपको बता दें कि देखिए आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष व अन्य सदस्य ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जब भी ये रिटायर होंगे, जो अध्यक्ष हैं या सदस्य, वो कोई भी दोस्तों सरकार के अधीन काम नहीं करेंगे, ये कहा गया है। अब दोस्तों मानवाधिकार संबंधित कुछ अन्य जानकारियां मैं आपको दे दूं तो दोस्तों मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन संस्था जिसका नाम एमनेस्टी है इंटरनेशनल, क्या नाम है इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन दोस्तों 1961 में किया गया था। आपको बता दें कि यह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करती और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो लंदन में है। तो एमनेस्टी आपसे पूछा जा सकता है इसका गठन कब किया गया है, तो 1961 में दोस्तों। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। ये मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करती है। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। और आपको बता दें दोस्तों जो संस्था है ना एमनेस्टी, इसको दोस्तों इस संस्थान को
1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इसे दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इतना चीजें एमनेस्टी को मिल चुकी है दोस्तों, शांति का नोबेल भी मिल चुका है। चलिए अब दोस्तों मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुल दोस्तों 30 अनुच्छेद जिनको आपको जानना चाहिए, और इन अनुच्छेदों में से दोस्तों यूपी पुलिस में 2018 में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे मानवाधिकार के कुल 230 अनुच्छेद हैं जिनको आपको समझना है, और कुछ चीजें आपको ऐसे बेसिकली पूछ लेना। देखिए अभी केवल और केवल हमें दोस्तों ये अनुच्छेद केवल और केवल दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में ही 2 बार देखने को मिले। उसके अलावा दोस्तों मुझे कहीं और ये पूछे नहीं गए। ठीक है, तो फिर भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। मैं आपके सामने समक्ष इसको पेश कर रहा हूं। क्या है, तो मानवाधिकारों से संबंधित कुल 30 अनुच्छेद हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है अनुच्छेद पहला क्या कहता है, देखिए ये अनुच्छेद मानवाधिकार के ना कि संविधान के। याद रखिएगा कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता, मतलब सभी व्यक्ति क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जन्मजात से दोस्तों उनको समान माना गया, उनको स्वतंत्रता दी गई है। पहला ये कहता है। दूसरा क्या कहा गया है दोस्तों, कि सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक। देखिए सभी व्यक्तियों को अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक, यानी कि कहा गया है कि इस मामले में, यानी आजादी और अधिकार के मामले में दोस्तों जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की आपसे आजादी नहीं छीनी जाएगी, चाहे आप जिस जाति के हों, चाहे आप जिस लिंग के हों, महिला हों या पुरुष हों, वर्ण कोई सा भी हो, भाषा कोई भी बोलते हो, धर्म कोई सा भी हो, इस पे दोस्तों आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 2 कहता है। चलिए तीसरा क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार, मतलब आपको जीने का अधिकार। जैसे आपको पता है कि अनुच्छेद, देखिए संविधान में अनुच्छेद 21 कहता है आपको जीने का अधिकार, उसी प्रकार दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 3 कह रहा है। ठीक है, चौथा क्या है, गुलामी से स्वतंत्रता। दोस्तों ये वाला आपका अनुच्छेद पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 4 क्या कहता है, गुलामी स्वतंत्रता, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए 5 क्या कहता है, कि किसी को शारीरिक यातना न दी जाएगी और ना ही दोस्तों किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या फिर अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। मतलब किसी को दोस्तों ऐसा नहीं कि इतना मार दिया, पुलिस वाले देखते हैं कस्टडी में इतना मारते हैं दोस्तों, इतना मारते हैं कि उसके दोस्तों बोलने की हालत नहीं आती ना, तो वैसी दोस्तों निर्दयता आपको नहीं, आपके साथ नहीं की जाएगी दोस्तों। वो आपका अनुच्छेद 5 कहता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 6 दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, समता या संरक्षण। दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है, चलिए 7 क्या कहता है, कि कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा के अधिकारी। दोस्तों यानी कानून की नजर में दोस्तों सभी लोग क्या है, समान है और सभी को बराबर सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, 8वां क्या कहता है, कि सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का अधिकार, यानी अगर दोस्तों कुछ आप करते तो आपको अदालत की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला है 9 नंबर, कि किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंदी या देश निष्कासित न किया जाए। दोस्तों ये वाला अधिकार होता है 9 नंबर। ये वैसे आपको पता है कि ये बहुत ही शानदार दोस्तों, कि आपको मनमाने ढंग से आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दोस्तों, नजरबंद नहीं किया जाएगा, या फिर दोस्तों देश से निकाला नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 9 क्या है, निकालना, तो आपको देश से निकाला नहीं जाएगा, नजरबंद नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां क्या है, कि सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चय करने के मामले से। ठीक है, 11वां क्या दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको एक नजर में आपको दिखाते चला जाता हूं। ठीक, 11वां क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक दोस्तों अपराधी नहीं माना जब तक कि वह सिद्ध ना हो जाए। दोस्तों बिल्कुल सही है कि दोस्तों आप पे मान लिया दोस्तों आपने किसी का मर्डर किया, नहीं किया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको दोस्त बोलते ना कि ये इसने मर्डर किया, ये अपराधी, तो वैसा आपको नहीं माना जब तक कि दोस्तों अदालत आपको सिद्ध न कर दे आपके ऊपर कि भैया आपको दंड न दे दे दोस्तों, तब तक आप क्या हैं, आप अपराधी नहीं होते। यह आर्टिकल 11 कहता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 12 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई अवमानना,
मनमाना हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी रक्षा का अधिकार। दोस्तों मतलब किसी को परिवार के प्रति दोस्तों कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है। 13 क्या है कि देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने व बसने का अधिकार तथा अपने देश को छोड़ने या वापस आने का अधिकार। दोस्तों ये आपको पता है कि ये चीजें आपको संविधान की भी याद दिलाएंगे। जैसे आर्टिकल 19 में दोस्तों कई चीजें थी ना, वैसे कि आप देश में दोस्तों कहीं भी आ जा सकते हैं और बाहर विदेश भी जा सकते हैं और विदेश से वापस भी आ जा सकते हैं। दोस्तों इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक है। आर्टिकल 13 कहता है। 14 का कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने का अधिकार। दोस्तों आपको पता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सताए जाने, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे दोस्तों शरणार्थी होते हैं। जैसे आपको पता है अफगानिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी दोस्तों बाहर गए, है ना। यूक्रेन से दोस्तों दूसरे देश में गए हैं, सताया जा रहा था, है ना, युद्ध चला था। आपको रोहिंग्या शरणार्थी याद होगा। ठीक है। म्यांमार वाले तो बहुत से बांग्लादेश चले गए, भारत आ गए। दोस्तों वो सब चीजें बात कीजिएगा आर्टिकल 17। और दोस्तों अनुच्छेद 15 का कहता है, 14 कहता है ना, अनुच्छेद 15 का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष नागरिकता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति दोस्तों किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता ले सकता है। 16 का कहता है विवाह एवं परिवार का अधिकार। दोस्तों आप विवाह कर सकते हैं, परिवार दोस्तों रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है दोस्तों। ठीक है। आपको विवाह से रोका नहीं जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 17 का कहता है निजी संपत्ति रखने का अधिकार। दोस्तों आप अपनी निजी संपत्ति रख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास कोई संपत्ति ना हो। ठीक है। 18 क्या है विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी के अधिकार। दोस्तों आप किसी भी धर्म के हैं उसको दोस्तों आप मान सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऐसे संविधान में भी दिए गए ना, विचार व्यक्ति स्वतंत्रता, जैसे संविधान में दोस्तों ये 18 में दिया गया है ना। तो दोस्तों यहां भी कहा गया विचार, आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, अंतरात्मा, है ना। और दोस्तों धर्म की आजादी का अधिकार 18 में दिया गया है। 19 में क्या है विचार और उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। जैसे आपका, हाँ देखिए यहां भी 19 में, वहां भी 19 में है। ठीक है। विचार और उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों। ठीक है। 19 में कहा गया कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है। और 20 में क्या है सभा करने, समिति बनाने का अधिकार। ठीक है। जो आपका देखिए मानवाधिकार दोस्तों आर्टिकल 20 का कहता है सभा बनाने, सभा करने और समिति बनाने का अधिकार। 21 में क्या है कि देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए दोस्तों हिस्सा लेने का अधिकार, यानी कि मतदान करने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है। मानवाधिकार का अनुच्छेद 21 का कहता है दोस्तों कि आप वोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 22 का है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, 22 में कहा गया है। और 23 में दोस्तों रोजगार का चुनाव करने तथा काम करने में संरक्षण का अधिकार दिया गया, आपका अनुच्छेद 23 कहता है। वही अनुच्छेद 24 का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार। दोस्तों आपको पता है जैसे रविवार को होता ना अवकाश, तो दोस्तों ये अधिकार प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम करने का और अवकाश लेने का अधिकार भी 24 आर्टिकल देता है। ठीक है। चलिए 25 का कहता है अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार, जच्चा बच्चा को खास सहायता और सुविधा का अधिकार, यानी आपको अच्छा जीवन मिले, जच्चा बच्चा यानी माता और दोस्तों नवजात शिशु को भी खास सहायता देने का भी अधिकार दोस्तों इसमें दिया गया 25 में। ठीक है। 26 में क्या शिक्षा का अधिकार। दोस्तों आरटीई एक्ट लाएगा ना भारत में, आपको पता होगा। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 26 कहता है। 27 क्या है स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का भी अधिकार। दोस्तों कोई भी सांस्कृतिक जीवन में दोस्तों आप हिस्सा ले सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आपको कोई भी आवाज मतलब रोका नहीं जाएगा। 28 का है ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार जिसमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। वही दोस्तों अनुच्छेद 29 का कहता है प्रत्येक व्यक्ति या उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसने व्यक्तित्व व स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। दोस्तों ठीक है, मतलब जहां जैसा मर्जी दोस्तों वहां पे रह सकता है जहां पे उसका पूर्ण विकास हो सके। दोस्तों 30 का कहता है और अंतिम है ये कि इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे दोस्तों अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश हो। मतलब इतने भी उल्लंघन मतलब जितने भी घोषणा की गई हैं इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा दोस्तों कर सके जिससे अधिकारों और स्वतंत्रता का क्या हो विनाश हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा कि शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 दोस्तों कब लागू हुआ था, 26 अगस्त 2009 में या फिर 1 अप्रैल 2010 को या 1 नवंबर 2010